देखिएगा, तो हमने कल आप लोगों से को बताया था, पोल स्टार के बारे में बताया था, याद होगा। देखिएगा कॉन्स्टलेशन का, हाँ हाँ हाँ, बोर्ड पे एक रिंग बना दो, उसमें ये दिखा दो कि अर्थ का है, अर्थ को बता दो, बस रिंग है, अर्थ में रिंग बना दो और ये बता दो कि पोल स्टार की जगह। एक मिनट, बना के दिखाना। तो देखिए भाई, ये आपको वीडियो में रिकॉर्ड नहीं होगा, ऐसे ही बता देते हैं, पूरा टेप ही खिला दिए इसको। चलिए ठीक है, देखिए हम लोग कॉन्स्टलेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, स्टार्स के बारे में बात हो गई थी। The group of stars which appears to form some recognizable shape or pattern is known as a constellation। मतलब कि जो भी स्टार है अगर किसी पैटर्न में हो, जैसे मान लो कि कोई बियर के जैसा लग रहा है, इंसान की तरह, जिसको भी हम लोग इमेज देखा है हमने कभी, तो उसी को कॉन्स्टलेशन कहते हैं। हाँ बोल। ये जो बियर है, मतलब बियर के शैडो बनाया गया है, ये स्टार्स देखो, स्टार्स कहां से लग रहे हैं बियर जैसे, कितने लग रहे हैं। तू तो टिप लगा ही दे बेटे। अरे सर स्टार्स तो यही है ना। अरे सारे स्टार्स को जोड़ करके एक अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको बियर के जैसा पूरा सेट मिल जाएगा। हाँ दिख रहा है सर, कितना स्टार लगा दो, तो सामने ही है, यहाँ पे स्टार सी लाइन तो है ही, ये देखो सर। ठीक है, सुन, मतलब ऐसा शुरू में साइंटिस्ट लोगों को लगा, जो भी वैज्ञानिक लोगों ने देखा उनको ऐसा फील हुआ, उन्होंने इमेजिन किया कि अगर इसमें ड्रॉ किया जाए कुछ तो क्या बन सकता है इमेज, तो उनको बियर जैसा लगा, इसलिए उन्हें ऐसे। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं, फायदेमंद है। देखिएगा, ईच कॉन्स्टलेशन has been given a name signifying as animal, a human being or some other object which it appear to resemble। इनको जोड़ने के बाद आप क्या इमेजिन कर सकते हो, आपको दिखेगा नहीं, आपको इमेजिन करना, और इमेजिनेशन का कोई लिमिट नहीं होता, आप कुत्ता बनाओ, भैंस बनाओ, चाहे आदमी बना दो। सर ये जो स्टार की शेप है, ये असली में भी ऐसी होती है? हाँ बिल्कुल ऐसी होती है। हाँ। ये भी असली है। अरे तुम फिर आ गए, कार्ड कौन मांग रहा है? कोई मंगाया आजा, अरे बड़ी अच्छी है, चुप हो जाना। हम तो एक देगा, दो ले, रास्ते में कोई मिल जाए तो उसको मैं चाहता हूँ। नहीं सर, प्रिंट आउट निकलवा के सबको बांटते हैं। अरे 10,000 रखे हुए भाई, क्या करना, सब तो वहाँ डब्बे भरे हुए हैं। आप लोग निकलवाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग चार, अब शांति बनाए रखिएगा, चैप्टर बहुत पीछे रह जाएगा। चार इस तरह के कॉन्स्टलेशन है, जैसे उर्सा मेजर, कैसियोपेडिया, ओरियन एंड लियो मेजर, ये चार मेन है। ऐसे 88 है हमारे पास, ऐसे 88 कॉन्स्टलेशन है, और हमें अभी चार के बारे में छोटे क्लास में तो जानना है। उर्सा मेजर जो है ये क्या है, ध्यान दीजिएगा। उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टलेशन व्हिच कैन बी सीन इन द नाइट स्काई। जब रात में जब भी हम देखें तो ये हमको आसानी से दिख जाता है। उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन इज आल्सो नोन एज ग्रेट बियर और बिग बियर। इसको ग्रेट बियर या बिग बियर भी कहते हैं, और बिग डिपर और प्लू, ये कुछ भी कर सकते हैं। द इंडियन नेम ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन इज सप्तर्षि। देखिए, यूरोप या अमेरिका में इसको ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है, लेकिन हम लोग, आपको पता है, यहाँ पर सप्तर्षि के नाम से हम लोग इसका नाम लेते हैं। सप्तर्षि, इंडिया में सप्तर्षि नाम से ये कॉन्स्टलेशन है। इसमें देख रहे हैं ना, आपको 7 आपको ये स्टार को मिला के बना है, इसलिए हम लोग 7 ऋषियों को बैठा हुआ इसमें मानते हैं हम लोग। Ursa major constellation is a group of many stars, but 7 of its stars are quite bright and can be seen easily। देखिए, इसमें ऐसे तो बहुत सारे स्टार्स हैं, लेकिन जो 7 ऐसे तारे हैं ना जो ज्यादा चमकीले हैं, तो आसानी से उसमें आप मतलब कि उसको क्या नोटिस कर सकते हो।
समझ रहे हैं बात आप? उर्सा मेजर में 7 ऐसे स्टार हैं जिनको नोटिस करते हैं और उसी को टारगेट करके हम जी उर्सा मेजर साइंटिफिक नेम है। अलग अलग लोग, अलग अलग देश के लोग अपने अपने हिसाब से उसका नाम दे देते हैं। गांव देहात में हो सकता है कुछ दूसरा कहते हैं उसको, चुड़ैल की आंख, कुछ भी, मैंने जस्ट इमेजिन कुछ भी। तुमसे यही उम्मीद थी। The Ursa Major constellation consists of 7 bright stars which are arranged in a pattern resembling somewhat a big bear. अब देखो इसमें जो स्टार्स हैं अगर उसको असेंबल करो तो आपको एक बड़े से बियर या भालू के जैसा कुछ शक्ल बना सकते हैं असेंबल करने पे। It is clear that a lot of fertile imagination is required to make out some recognizable shape from a group of stars. हाँ, ये बात तेरे पे सूट करती है। ऐसे इमेजिनेशन के लिए है ना आदमी के पास दिमाग होना चाहिए, कुछ बड़ी इमेजिनेशन होनी चाहिए। वो तू दिखाई ना, तेरे पास कहाँ है दिमाग? बकवास की बात है, यही तो लिखा हुआ है इसमें कि इस तरह की इमेजिनेशन के लिए आपके पास है ना मंजी दिमाग होना चाहिए, अच्छा दिमाग। उर्सा पढ़िए, इसको नीचे दिखाइए। ये जो उर्सा मेजर वाला पिक्चर है ना, इसके नीचे से आप क्या कहते हैं, ये तीसरी लाइन ऊपर से, it is clear that a lot of fertile imagination is required to make out some recognizable shape from a group of stars. मतलब आपके पास कुछ ऐसी दिमाग होनी चाहिए, इसलिए तो मैंने आपसे पूछा कि आपके पास है। स्पेस में नहीं बना है, वो जो स्टार आपको चमकीले दिख रहे हैं वही आपको दिखेगा। हाँ, वो जो स्टार दिख रहे हैं ना आपको बस वही है। ये जो पूरी की पूरी बियर का शेप है ये आदमी की इमेजिनेशन है। क्या होता था ना कि पहले जमाने में आदमी के पास टाइम ही टाइम होता था, खाना वाना खाने के बाद रात को सोने चले गए छत पर। अब खुले आकाश में सो रहे हैं तो व्हाट्सएप और फेसबुक तो था नहीं, गेम मूवी टीवी था नहीं, तो आदमी तारे ही देख देख के अपना कुछ ना कुछ बनाते रहता था, समझ रहे ना? तो इसी ये खाली समय की क्या कहते फितूर है ये हमेशा कभी कुछ दिखता है क्या? ये रोज अलग बोलता है। जब मैं ये पूरा पढ़ा रहा हूँ और जब पढ़ाने ही नहीं दोगे तो बीच में क्यों पूछ रही हो? समझ में आएगा। सुनो, आपको सीखने के लिए मुंह बंद भी रखना जरूरी है। काश मेरे हाथ में होता है ये। लाओ मैं पकड़ती हूँ। पकड़ने का क्या, एक ईंट मार गिर जाएगी फिर सिल दे। देखिएगा इरिटेट तो बहुत करती है लेकिन इसके क्वेश्चन से सब कुछ आप लोगों का भी फायदा होता है। ओके, वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ पोल स्टार इन द नाइट स्काई विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। रोइए मत बेटे, कोई बात ना, कुरकुरा मिले। उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन की मदद से ही हम लोग पोल स्टार को भी लोकेट कर सकते हैं। आकाश में पोल स्टार कहाँ है ये मैंने कहा नहीं, तो किसके बगल में बैठ रही है? खरबूजे को देख के तरबूजा रंग तो बदलेगा ही ना। दिस कैन बी डन एज फॉलोज, लुक टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्काई। आपको अगर पोल स्टार स्काई में देखना है तो क्या करेंगे, आप पहले नॉर्थ में आकाश को देखिए, अभी नहीं रात में, अभी क्या देख रहे हो? लुक टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्काई ऑन अ क्लियर मूनलेस नाइट। जब रात माने कि या तो चांद भी नहीं निकला हो, जैसे अमावस्या के दिन देखें और स्काई भी साफ हो, नाइट ड्यूरिंग समर। आप समर में मतलब गर्मियों के महीने में 9 बजे रात के करीब देखिए एंड आइडेंटिफाई द ऊर्जा मेजर कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई। नाउ लुक एट द 2 पॉइंटर स्टार ऑफ द एंड ऑफ द उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, गर्मियों में कह रहे हैं, पता नहीं आज दिखेगा कि नहीं। इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू द 2 पॉइंटर स्टार ऑफ द उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। और ये सब फालतू चीज तुम लोग खुद से पढ़ लेना। ओरियन कॉन्स्टेलेशन देखिएगा, बोलिए ना, मैं पूछने के लिए, सवाल का जवाब देने के लिए बैठा हूँ। उसको ब्राइट करके बनाया गया है ना, ये वो थोड़ा मैं क्या कहते हैं इमेजिनरी है, वो थोड़ा मैंने खुद से ड्रॉ किया गया है।
अलग नाम, नीचे देखो भी तो क्या लिखा हुआ है थोड़ा यहाँ पे देखिए। ये सब कोई साइंस की बात नहीं है थोड़ी ज्यादा, ये बस एक लोकेशन की बात है, सीधे सीधे बता के आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद हमको 8 प्लेनेट बताना जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, फालतू चीजें टाइम बर्बाद मत करिए। द ओरियन कॉन्स्टलेशन कंसिस्ट ऑफ 7 और 8 ब्राइट स्टार्स, ठीक है। ओरियन जो कॉन्स्टलेशन है उसमें 7 से 8 ब्राइट स्टार है, चमकीले स्टार है। और देखो इसका नाम ओरियन क्यों पड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, बता दूं मैं। ओरियन इज ऑल्सो नोन एज हंटर, द इंडियन नेम ऑफ ओरियन इज मृग, ठीक है। तो मृग के जैसा ही दिखता है कुछ, इसलिए इसको ऐसा कहा। हिरण, हिरण मतलब बेटा कि ऐसा लगेगा ना कि कोई हिरण का शिकार कर रहा है, इस तरह से। जैसे द ओरियन कॉन्स्टलेशन इज विजिबल इन द स्काई ड्यूरिंग द विंटर सीजन इन द लेट इवनिंग। सर्दियों की रात में ज्यादा जब लेट हो जाता है, शाम मतलब 8-9 बजे के करीब, तब आपको ये ओरियन स्टार दिखेगा, सर्दियों में दिखेगा आपको इवनिंग में। द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई इज सीरियस, सीरियस, ठीक है। जो सबसे ज्यादा चमकीला तारा आपको दिखता है, ठीक है, रात को स्काई में, वो सीरस होता है। द बिगेस्ट ब्राइटेस्ट स्टार कॉल्ड सीरस इज लोकेटेड क्लोज टू द ओरियन कॉन्स्टलेशन, और ये ओरियन कॉन्स्टलेशन के आसपास होता है। कैसियोपोडिया कॉन्स्टलेशन क्या है? कैसियोपोडिया पोइया कॉन्स्टलेशन कंसिस्ट ऑफ 5 मेन स्टार्स। इसको ऐसा नाम इसलिए दिया गया है कि एंशिएंट क्वीन, सीरियस सबसे ज्यादा चमकीला तारा होता है, ठीक है, और ये ओरियन के बगल में ही होता है, आसपास में ही होता है, और आपको सर्दियों में लेट इवनिंग में ये आपको देखने को मिलेगा, समर में नहीं। जी पढ़ लीजिएगा, वो कोई साइंस नहीं है, वो बस लोकेशन के ऊपर है, आप बात कर सकते हैं। देखिएगा कैसियोपिया कॉन्स्टलेशन जो है, कैसियोपिया क्वीन का नाम था, उन्हीं के नाम पे इनका इस स्टार का नाम पड़ा है, ठीक है। और ये ऐसा लगता है कि वो जो क्वीन है ना, एक चेयर पे बैठी हुई है, ओके। लियो मेजर कॉन्स्टलेशन क्या है? लियो, अब देखिएगा, लियो मेजर कॉन्स्टलेशन इज येट अनदर कॉन्स्टलेशन इन द नॉर्दर्न स्काई। लियो मेजर कॉन्स्टलेशन यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 9 मेन स्टार। नहीं वहीं पर है पीछे ही है, हाँ, इसमें 9 मेन स्टार हैं, और ऐसा लगता है इसमें कि एक बहुत बड़ा लॉयन, इसके आउटलाइन को मिलाने पे एक बहुत बड़े शेर की आकृति बनती है। लियो मेजर कॉन्स्टलेशन इज विजिबल ड्यूरिंग समर इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। रात के पहले पहर में, मतलब सूरज डूबने के बाद जब अंधेरा होता है, तो 12 बजे रात से पहले पहर में ही आपको ये देखने को गर्मियों में मिलेगा। हम लियो की बात कर रहे हैं ना। कुर्सी दिख रही है ना, तो आप कल्पना में जाओ और देखो कि रानी को खुद से बिठा लो। क्या कुर्सी बना हुआ है ना, ठीक है, कल दीदी आएगी और तुम्हें रानी दिखाएगी। बताओ मेरे पास, फिर भी मुझे छोड़ के नहीं गए, तुम बताओ, हिम्मत है तुम्हारी यार। अच्छे अच्छे टेस्ट के डर से भाग गए बच्चे। बेटे तो मैंने थोड़ी कुछ बनाया है, हमारे बाबूजी ने थोड़ी बनाया, जिन्होंने बनाया उनसे लड़िए। मुझे चिंता इस बात की ना कि तुम लोग की गधापंथी के चक्कर में मेरा टाइम बर्बाद है जी। इट्स नॉट अ साइंस, ओके, इट्स जस्ट अ इमेज एंड इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन। आपकी कल्पना के ऊपर डिपेंड है, आपके अंदर कल्पना नहीं है मतलब आप पत्थर हैं। तो बैठिए, हमें सोलर सिस्टम कराने दीजिए, हमारे पास 21 मिनट का समय, बिल्कुल दिमाग मत खाइएगा। गैलेक्सी की तरह की छूट गई नहीं, इसमें दूसरे हिसाब से गैलेक्सी आएगी बात, देखिए लाइए बेटे बुक देखिए। गैलेक्सी के बारे में तो हमने बता रखा, चलो ठीक है बता दो।
गैलेक्सी मतलब कि हमारी जो गैलेक्सी है उसको आकाश गंगा या मिल्की वे गैलेक्सी भी कहते हैं। हिंदी में आकाश गंगा और इंग्लिश में मिल्की वे बता देते हैं। अब मैंने पिछली क्लास में बहुत सारी बात बता रखी है कि गैलेक्सी मतलब कि ग्रुप ऑफ स्टार्स, हिंदी में निहारिका करते हैं। यहाँ ध्यान देने बेटा, मास्टर पैसा देते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार मतलब कि बिलियंस ऑफ स्टार, करोड़ों जब तारे एक साथ मिलकर के एक सिस्टम में रहते हैं और इवॉल्व करते हैं, एक साथ रहते हैं, तो उसको हम लोग गैलेक्सी या निहारिका करते हैं। हमारी जो गैलेक्सी है, हमारा सन जिस सोलर सिस्टम में हम लोग हैं, वो आकाशगंगा हिंदी में और इंग्लिश में मिल्की वे गैलेक्सी में है। ठीक है, इसमें भी अरबों खरबों तारे, बहुत सारे तारे। ठीक है, आगे देखिए, सोलर सिस्टम के ऊपर बात करते हैं। हमारा जो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है, सन इसके सेंटर में है। हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में सन है, याद रखिएगा। इसी के चारों तरफ आपको नहीं दिख रहा है बेटे, आप एक साइड से देख रहे हो, ये पूरा ऑर्बिट बनाओगे तो सेंटर में आ गया ना सन। ठीक है, सन 8 प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स और जितने भी सेलेस्टियल बॉडी इनके अंदर आते हैं, सारे के सारे हमारे सोलर सिस्टम के हिस्से। बोलते जाओ, पूछो, ये उंगली मत उठाओ, सीधे बोलो। हाँ, ये सन है ना बेटा, ये हमारा सोलर सिस्टम है। इट्स नॉट अ क्या कहते हैं उसको, गैलेक्सी। इट्स नॉट अ गैलेक्सी। गैलेक्सी के सेंटर में रहता है ना गैलेक्सी। इसमें कमाल की बात है यार, तुमको गैलेक्सी नहीं बताया मैंने। चलो ठीक, अभी 21 मिनट है, 20 मिनट बाकी है, 20 मिनट। ये सन है हमारा, और इसी के चारों तरफ जो भी है, हाँ, यहाँ बहुत सारे स्टार अलग है। हमारा जो पूरा का पूरा गैलेक्सी है या जो निहारिका है, ठीक है, उसको मिल्की वे आकाशगंगा कहते हैं। वो स्पाइरल, ठीक है, ये स्पाइरल टाइप का है। इसके सेंटर में ब्लैक होल है। ओके, और ये जो हमारा सन है, इस गैलेक्सी के सेंटर से आउटर साइड के बीच में, मतलब बिल्कुल, मतलब ये बीच वाले पाथ पर है। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये क्या कहते हैं, ब्लैक, ये पूरा ब्लैक होल रिंग है, इसका अपना रिंग है। अब इसका रिंग बनाएंगे तो उन सबों का रिंग आ जाएगा। रिंग में सब कुछ रिंग होता है। हर सेलेस्टियल, मैं बोलूं, हर सेलेस्टियल बॉडी का, जैसे कि हमारे प्लेनेट का या सैटेलाइट का होता है, हर स्टार का भी एक अपना ऑर्बिट होता है। समझ रहे ना, बिना ऑर्बिट के कोई कहीं नहीं घूम सकता, बिल्कुल। और कोई भी चीज सर्कुलर नहीं। ब्लैक होल किसी चीज के पीछे नहीं घूमती, ब्लैक होल के पीछे सब कुछ घूमते हैं। क्योंकि, और क्यों नहीं घूमती, क्योंकि सबसे अधिक अगर ग्रेविटी उसमें है, वो दूसरों को घुमाती है, खुद नहीं घूमती। हाँ, नहीं, इज नॉट एग्जैक्टली स्टेशनरी, मतलब कि डिपेंड करता है कि अगर ब्लैक होल मूव भी करते हैं। ठीक है, ब्लैक होल जो लिखा है, नहीं, ये जो सन, कैसे गलती क्या होती है भाई, मैंने पूरा ड्रॉ किया है, करो गलती। अरे बेटा, यहाँ बीच में ही होता है, ठीक है ना। हम ये बहुत सारे स्पाइरल, ये बहुत सारे स्टार हैं, और इसके सेंटर यहाँ पर बिल्कुल हमारा सन है, जो कि चारों तरफ रिवॉल्व करता है। इस गैलेक्सी के चक्कर में लगाते हैं सर, ब्लैक होल का गैलेक्सी में तो होते हैं। अर्थ किसका चक्कर लगाती है, सोलर सिस्टम का लगाती है। अर्थ सोलर सिस्टम को रिवॉल्व करती है या सन के चारों, सन के चारों ना, तो बस वही तो मैं भी कर रहा हूँ। ये ब्लैक होल के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, जो हमारी सन है, और ये पूरी की पूरी जो सिस्टम है वही गैलेक्सी है। सोलर सिस्टम ही गैलेक्सी मान लो आपका। बोलो, देखते हैं बेटा, टेलीस्कोप से सब दिखता है पूरा, ये सारी गैलेक्सी पूरी दिखती है ना, बिल्कुल सब कुछ दिखता है। और आपको मैं बता दूं, इसके सेंटर ब्लैक होल तो नहीं देख पाया, इस ब्लैक होल को तो अभी नहीं,
ये बिना पैसा वाला ज्ञान था, मत भी लो, चलो करिए आप। ये ब्लैक होल है ना, इसके आसपास की जो तारे हैं ना, जो सबसे नजदीक वाले स्टार हैं, इनको भी अब साइंटिस्ट लोगों ने पिक लेकर के, मतलब कि जो टेलीस्कोप से पिक्चर ली गई, वो देखा जा चुका है, ठीक है। लेकिन ब्लैक होल के अंदर मैंने यहाँ और नजदीक नहीं जा पाए, इसलिए क्योंकि इसके ब्लैक होल के आसपास इतनी ज्यादा हीट है और इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और तारे इतने ज्यादा एनर्जी वाले हैं कि उसके कारण कोई नहीं, जैसे मान ली कि आप कैमरा लगाते हो, सामने बहुत ज्यादा चमकीला प्रकाश हो तो उसके पीछे देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उस टाइप का कोई सिचुएशन है। हाँ, लेकिन इसके सेंटर के आसपास, ब्लैक होल के आसपास जो ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, उसको देखा जा चुका है। चलिए, कॉमेट्स, मेट्रोइड्स क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, सैटेलाइट क्या होता है, प्लैनेट क्या है, आपको पता ही है। इन सब चीजों के बारे में हमको पढ़ना है और मजा बहुत ही ज्यादा आने वाला है। आपके बुक में तो खैर कम ही दिया है, हमें पता है आप लोग खून पूरा पिएंगे। अब एक कंडीशन याद रखिएगा कि आप लोग के पास टाइम है केवल 14 मिनट, ठीक है। तो अपना जिप बंद करके रखिएगा, जितना मैं पढ़ाऊं उतना ही सुनिएगा, अपना कोई नो क्वेश्चन नो डाउट। अब ध्यान से सुनिए। हमारा जो सन एक स्टार है, एक तारा है। इट इज द स्टार अराउंड विच द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व। ये वो एक ऐसा तारा है जिसके चारों तरफ हमारे सारे प्लैनेट और साथ ही साथ अर्थ भी प्लैनेट तो रिवॉल्व करता है, ठीक है। सन compared with the millions of other stars, the sun is a medium size star. सन का जो साइज है वो मीडियम साइज का है, ना तो बहुत ज्यादा बड़ा ना बहुत ज्यादा छोटा, मीडियम साइज का है। एंड एवरेज ब्राइटनेस, और इसकी ब्राइटनेस भी एवरेज है, ना तो बहुत ज्यादा चमकीला और ना ही बहुत ही ज्यादा कम। The sun appears to be bigger and brighter because it is much more nearer to the earth. ये ज्यादा बड़ा और ज्यादा चमकीला इसलिए दिखता है क्योंकि हम उससे नजदीक है, ठीक है। Sun is ये तो हो गया। The sun is the star having a system of planet around it with life on one of its planet called Earth. The diameter of the sun is about 100 times the diameter of the Earth, and mass of the sun is more than 1,000,000 times of the mass of the Earth. जो डायमीटर है सन का डायमीटर अर्थ के डायमीटर से 100 गुना ज्यादा है, ठीक है। और जो सन का जो मास मतलब कि वेट है, वो अर्थ के वेट से मिलियन टाइम्स, मतलब कि 10 लाख गुना या उससे भी ज्यादा। द सन इज द एक्सट्रीमली हॉट ऑब्जेक्ट। इस बहुत ही ज्यादा गर्म है, आपको पता है। और इसके जो सरफेस का टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस। आप सोच लीजिए कि यहाँ पर अगर 38 या 40 डिग्री टेम्परेचर सड़क पे धूप में हो जाती है तो हम लोग का हालत खराब होने लगता है, और वहां पे सरफेस का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। मतलब इतना ज्यादा मैंने कल्पना भी नहीं कर सकते, समझ रहे। उसके रेडिएशन को जांचने से। द सन इज नॉट अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। सन हमारा सॉलिड नहीं है जैसा कि अर्थ है। इट इज ए स्फीयर ऑफ हॉट गैसेज। गैसेस के जलने से जो ज्वालाएं निकलती हैं तो उसका उसी के कारण वो सर्कुलर दिखता है। वो गैस का ही गोला है, जलते हुए गैसों का गोला, ठीक है। अब पूछेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, याद रखिएगा कोई भी आपको पूछे कि भाई आप ऐसे बोलते हो गैस है तो फिर वो गोल क्यों दिखता है ना। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये चारों प्लेनेट भी गैसियस, ये जोवियन प्लेनेट भी कहे जाते हैं। गैसियस मतलब गैस के बने। ये सर्कुलर इसलिए होते हैं क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी चीज को एक सर्कल में, एक गोले के रूप में बना के रखना चाहता है। हर अपने बाहरी चीज को अंदर की ओर खींच के रखना चाहता है। आप किसी भी बाहरी चीज को अंदर की ओर खींच के रखेंगे तो क्या होगा, कोई भी चीज जब सेंटर की तरफ आएगी तो सेंटर तो एक पॉइंट है, और हर चीज पॉइंट की तरफ खींचेंगे तो हर चीज किसी भी तरह की होगी तो एक सर्कल ही बन जाएगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही कोई भी गैसेस प्लैनेट या कोई भी चीज हमारी सर्कुलर ही होती है। हाँ बिल्कुल, हर चीज में, हर सेलेस्टियल बॉडी में होती है। देखिए, इट इज दिस न्यूक्लियर एनर्जी विच मेक्स द सन शाइन। आपको तो पता ही है कि न्यूक्लियर एनर्जी किस तरह काम करती है। भावना, कौन सी गैस होती है सन पे, बताओ।
बताया था बेटा? तो सॉरी भूल गई, तुम बताओ सन पे कौन सा गैस होता है? सर जी टेस्ट में याद करके बताएंगे, अभी क्यों पूछा आपने? अभी तो चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ है। तो बता बेटे निशांत, अरे कोई भी स्टार किस गैस का बना होता है? इस बात पे ना मेरे को सबसे अधिक गुस्सा आता है। तू बता भाई, स्टार सबसे अधिक किस गैस का बना होता है? 97%। वो कुछ भी कर रहा है ना, उसका दिमाग यही साइंस में है। वो अभी 9वीं क्लास 8वीं क्लास 7वीं क्लास सब सुन के जाएगा, वो उसके दिमाग में साइंस का कीड़ा है। तो मतलब किसी भी तरह दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल का निकल जाए, जिंदगी सेटल हो जाए, बस पढ़ाई गई तेल में। साइंस इज अ लाइफ यार, मतलब साइंस का मतलब क्या है आपका लगन होना चाहिए ना। तो पता है उस समय से मैं बोले जा रहा हूँ, ये पूछती है ना मैं इरिटेट हो जाता, क्योंकि टाइम का दिक्कत है। कुछ भी गलत नहीं पूछती है, इसका क्वेश्चन अपने जगह पे सब कुछ सही रहता है। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन पूछ रही है ना, ये पोलिस्टार वाला, आपको पता है किसी भी क्लास में ये तुमको नहीं बताया जाएगा। ग्रेजुएशन भी तुम अगर कर लोगी ना, ग्रेजुएट भी हो जाओगी ज्योग्राफी से, अगर बीए भी आपने कर लिया, फिर भी ये पोलिस्टार के बारे में नॉलेज नहीं मिलनी है आपको। पढ़ाती नहीं, कोई है नहीं किसी बुक में कुछ भी। इतना ही काफी है, बस इतना ही जानना है बेटा आपको, बस इतना ही करते हैं, सिलेबस इतना ही है आपका। हाँ, तो ये आपको फायदा है कि मेरे रहते हुए आपके सिलेबस का कोई इशू ही नहीं है। आपको जानना है, आपको बताया जाएगा। अरे हाइड्रोजन का बना होता है भैया जी, कोई भी तारा या स्टार हाइड्रोजन गैस का 97% हाइड्रोजन गैस भरा होता है। वो हाइड्रोजन, जब दो हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे से टकराते हैं तो टकरा के एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और वो मिल करके जो हाइड्रोजन मिलते हैं तो हीलियम बनाते हैं, और इससे बहुत अधिक एनर्जी निकलती है। ठीक है, कोई भी स्टार हाइड्रोजन का बना होता है, याद रखिएगा। और आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो टेम्परेचर, उसके जलने के बाद जो फ्यूल की जो क्वालिटी होती है, सबसे ज्यादा हीट देने वाली होती है। अभी अर्थ पे उस तरह का एनर्जी बना तो लिया गया है, लेकिन किसी भी तरह के फायदे के लिए नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बम बनाया गया है, वो फूटेगा तो आदमी उड़ जाएगा पूरा, ऐसा बना लिया गया है। एटम बम जो हम जानते हैं ना, एटम बम जो हमने सुन रखा है, परमाणु बम, ये तो छोटू है। सबसे बड्डू कौन है? हाइड्रोजन बम बना लिया गया है। ये न्यूक्लियर बम की जैसा ही होता है, उससे बहुत ही ज्यादा नुकसान। लिटिल बॉय और फैट बॉय, मैं बोलूं? मैं आई लिटिल बॉय और फैट बॉय जो बॉम्ब गिराए गए थे नागासाकी और हिरोशिमा पे जापान में 1945, 7 और 8 अगस्त 1945 को, वो एक एटॉम बॉम्ब थे और छोटे साइज के, बहुत कुछ भी नहीं था उसमें, दम ही नहीं था, वो एक्सपेरिमेंटल थे उस जमाने के बॉम्ब। लेकिन अब जो हाइड्रोजन बम बनाया गया है, अगर गलती से किसी की शहर पे या किसी जगह गिर जाए तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होने वाला है। और इसके डिस्ट्रक्शन को बस कल्पना ही किया जा रहा है, फील तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तक हमला हुआ ही नहीं है कहीं। अब ऐसा थोड़ी कहेंगे कि सर जी को अब आतना दिल्ली पे गिरा दो, हम लोग देखना चाहते हैं प्रैक्टिकल, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा ना। हाइड्रोजन बम बनाया गया, और हाइड्रोजन बम बनाने के, हाँ, अपने अपने पावर को बढ़ाने के लिए नहीं, उसको सेफ्टी नहीं करते, उसको डेटरेंस कहते हैं। उसके लिए सही वर्ड सीखिए, डेटरेंस। डेटरेंस का मतलब होता है ऐसी चीज जो आप केवल दिखा के दूसरे को डराने के लिए करते हैं। मैं आपको बताता हूं, आप नाग देखा आपने, कोबरा? ठीक है, जैसे ही उसको लगेगा ना कि उस पर कोई अटैक या खतरा, आते ही सीधे फन निकाल लेगा, मतलब कि अपने आप को बड़ा साइज का दिखाने की कोशिश करे। पफ फिश एक होती है, जैसे समुद्र में देखेगी ना कि कोई आ रहा है, ऐसे फूल जाएगी पूरा, जैसे अपने आप को बड़ा साइज करके दिखाना, तो डेटरेंस होता है। वो कुछ कर नहीं पाएगी, वो फूल जाए चाहे पिचक जाए, उसको तो मरना ही है, ठीक है ना। मतलब ये है कि वो दिखा के आपको डराती है वो फिश। तो ये हाइड्रोजन बम अगर छोड़ा जाएगा किसी पर, तो निश्चित रूप से और भी कंट्री के पास है, वो भी आप अटैक कर सकते हैं। तो इस बम को केवल ये दिखाने के लिए रखा जाता है कि हाँ भाई मेरे पास अगर अटैक करोगे तो मैं बता दूंगा, समझ रहे हैं। अगर गलती से भी 2-4 देशों ने है ना के हेड ने रात को जरूरत से ज्यादा ले ली, तो समझिए सेकंड थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना।
बात समझ में आ रही है आपको ना? गलती से भी अगर किसी ने हाइड्रोजन बम से, माने कि जो भी एटम बम आप कहते हैं, हाइड्रोजन बम तो कम ही लोग बोलते हैं उसको, अटैक कर दिया जाए तो आज की डेट में मैक्सिमम कंट्रीज के पास या तो हाइड्रोजन बम है, एटम बम है, और नहीं है तो उसके जो अमेरिका के पास हाइड्रोजन बम, इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास है, चाइना के पास है, रसिया के पास है, मैंने और ऐसे बहुत सारे देश हैं, मैंने कल 5-6 लिए। आपने क्या किया, भूटान पे चाइना ने हाइड्रोजन बम गिरा दिया। समझ में आ रही है मेरी बात? भूटान के पास तो नहीं है, इंडिया के पास भी है, रसिया के पास भी है। इंडिया वालों ने बोला अच्छा ले बेटे, ये मेरा दोस्त था, तूने क्यों गिराया? अगर इस चक्कर में इसने अटैक कर दिया, फिर चाइना वालों के सपोर्ट में फिर पाकिस्तान ने इंडिया पे कर दिया, फिर रसिया कहेगा अच्छा तू इंडिया पे ऐसे किया, तो उसने इस पे अटैक कर दिया। इस तरह से थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। आइंस्टीन साहब ने ही एटॉम बम का पूरा फॉर्मूला बनाया था, लेकिन ये जो एटॉमिक ये जो चीजें थी, इसका रिसर्च इसलिए किया गया था ताकि बिजली बनाई जा सके और चीजें की जा सके। 1945 में हिटलर पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए पैदा हुआ। तो वो देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक हुआ, 1914 से लेकर 18 तक। हिटलर उस समय मामूली सिपाही था जर्मन फौज का, और वो उस युद्ध में मारा नहीं गया, लेकिन घायल होकर के हॉस्पिटल में। जर्मनी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारी, तो मैं आपको बता दूं, जर्मनी कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं थी। अभी भी यूरोप में सबसे अधिक पॉपुलेशन और सबसे अधिक पावरफुल जर्मनी को ही मानिएगा। तो लेकिन क्या हुआ ना, सारे देश, ब्रिटेन, फ्रांस, सब कुछ मिल करके उसके पीछे पड़ गए, इसलिए उसको हारना पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और उसके जितने भी महत्वपूर्ण क्षेत्र थे सबको छीन लिया गया, उसको कब्जे में करके अपने अपने में मिला लिया गया। तो हिटलर ने प्रतिज्ञा ली थी कि पूरी की पूरी दुनिया को मैं एक बार और इस विश्व युद्ध या वर्ल्ड वॉर की आग में झोंकूंगा। उसके दिमाग में बस यही था, ठीक है। और आगे जाके 1945 में धीरे धीरे करते करते प्रमोशन करते हुए लीडर बड़ा बनता गया, और आगे जाकर के उसने क्या किया, जर्मनी की जनता भी चाहती थी कि कोई ऐसा लीडर आए जो पूरी दुनिया वालों को बताए कि भाई जर्मनी की पावर है और जर्मनी इस अपमान का बदला ले। बात समझ रहे हैं ना? हिटलर के रूप में वो आदमी दिखा उनको, हिटलर को उन्होंने चांसलर बना दिया। अभी भी जर्मनी में जो हेड होते हैं ना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब पूरे कंट्री के, उनको चांसलर कहा जाता है, प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट पोस्ट होती है। एंजेलिना मर्केल जी, तेज बोलिए। जर्मनी का, ठीक है, एंजेलिना मर्केल अभी है वहां की चांसलर, उस समय हिटलर था। उसने कोई दूसरा काम ही नहीं किया, जितना ज्यादा हथियार बना सकता था, जितने ज्यादा सेना में लोगों को भर्ती कर सके, यही काम ही किया। लंदन में ब्रिटेन की बात करो, उसने इतने हवाई हमले से बॉम्ब गिरा दिए थे 1945-46 में ना, कि पूरा का पूरा लंदन है ना ढेर में था। आप कभी गूगल पे या पिक निकाल के देखोगे तो आपको दिखेगा, पूरा का पूरा लंदन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिल्कुल खत्म हो गया था, कूड़े का ढेर बन चुका। समझ रहे हैं? तो उस समय आइंस्टीन जर्मनी के थे, मैं आपको बताऊं अगर नहीं पता हो तो, जर्मन के थे, जर्मन साइंटिस्ट थे। उनको पता चले, हिटलर को पता था कि कुछ फॉर्मूला बना रहे हैं, तो किसी तरह से भाग करके वो अमेरिका पहुंचे। आइंस्टीन इसलिए अमेरिका पहुंच गए कि अगर ये फॉर्मूला, एटॉमिक बम का फॉर्मूला अगर उनको मिल जाए, ठीक है, तो इस फॉर्मूला के मिलने से प्रॉब्लम ये होगा कि जर्मनी को अगर एटॉम बम बनाना आ जाए तो पूरी दुनिया को तो खत्म ही कर देंगे, वो किसी को छोड़ने वाला नहीं। वो आइंस्टीन यहाँ पर आ गए और यहीं की नागरिकता उन्होंने ले ली अमेरिका की, और यहाँ पर जैसे ही उन्होंने अपना फॉर्मूला आगे बढ़ाया तो यहाँ के वैज्ञानिकों ने ही इनके फॉर्मूला को यूज करके एटॉम बम बनाया, और इस बात का उनको बहुत तकलीफ भी था, और कुछ दिन के बाद वो मर भी गए। तो एटॉम बम जो भी बना है ये आइंस्टीन की ही देन है, आइंस्टीन के फॉर्मूला और थ्योरी पे ही एटॉम बम बनाया गया। तो आइंस्टीन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ज्यादा दिन तक नहीं जिए थे, वो कुछ दिनों के बाद ही 45 में खत्म हो गया था ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 70 के अप्रॉक्स होंगे।